हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशेष छतवानी। हम लोग इन दिनों में इनकम टैक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार। इससे पहले 6 वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं। 120 क्वेश्चंस हमने वहाँ कवर कर लिए हैं और अभी इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस और कवर करेंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, होप ये क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपने इनकम टैक्स थोड़ा बहुत तैयार कर रखा है और आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आया है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ। इनकम अगर इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, बाहर कमाई गई है, लेकिन रिसीव डायरेक्टली इंडिया में हुई है तो सर ये टैक्सेबल होगा सबके लिए। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको रिलेटेड रूल याद आना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पहले रिसीव बाहर हुई और फिर इंडिया में भेजी गई, नहीं। अगर इंडिया में इनकम डायरेक्ट रिसीव होती है तो वो कहीं पे भी अक्रू हो, चाहे वो इंडिया के बाहर अक्रू हो, चाहे इंडिया में अक्रू हो, कहीं पे भी अक्रू हो, इफ़ रिसीव्ड इन इंडिया देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सन, वेदर रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सब के लिए टैक्सेबल होगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हिंट कहता है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर टैक्सेबल फॉर ऑल। इन्होंने तो एक सिंपल रूल कहा कि अगर भारत में मिली है, भारत में प्राप्त हुई है तो वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो कहीं पे भी कमाई हो, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कहाँ कमाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना आ गया था तो भले आप ये रनिंग कमेंट्री मत सुनिए, बट अगर आपको नहीं आ रहा था तो फिर रूल्स आपके लिए सुनना समझना ज़रूरी है। अगला है, फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है तो ऐसी इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया मानी जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेमेंट किया, हो सकता है रेजिडेंट बंदे को किया हो, नॉट ऑर्डिनरी वाले को किया हो या नॉन रेजिडेंट को किया हो, बट फीस पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया एंड हैंस टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सन। ये भी सभी के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे रिसीवर या कहे रिसिपिएंट कोई भी हो, टैक्सेबल फॉर ऑल होगी। चलिए सर, इन्होंने भी एक हिंट दी है कि भारत सरकार से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क को भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय माना जाता है। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रीटेड एज ए इनकम डीम्ड टू हैव अक्रू और अराइज इन इंडिया। बरोबर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने शेयर्स बेचे और वहाँ पे उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो आप कह सकते हैं हमें क्या, लेकिन वो जो शेयर्स हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सन। क्योंकि एक रूल होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, उससे पैसा कमाया गया है, तो वो इनकम इंडिया में अक्रू मानी जाती है। मान लीजिए आपने कानपुर की एक ज़मीन बेची, मान लीजिए कि आपने बेंगलोर में एक बंगला किराए पे दिया, इनकम चूंकि उसका जो असेट है वो इंडिया में है, चूंकि इस क्वेश्चन में शेयर्स बेचे गए हैं और शेयर इंडियन कंपनीज़ के हैं, सो ये इनकम इंडिया में अक्रू मानी जाएगी एंड टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सन होगा। इसमें भी एक हिंट लिखा है, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, any asset or other source of income located in India is treated as income deemed to have accrued or arisen in India। इसी तरह dividend paid by an Indian company is treated as an income deemed to have। तो उन्होंने शेयर्स के लिए भी बताया है और डिविडेंड की इनकम भी अगर इंडियन कंपनी से होती है तो इसे इंडिया में अक्रू माना जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कैनेडा कंट्रोल्ड फ्रॉम कैनेडा इज टैक्सेबल इन केस। अब ये क्वेश्चन अलग है
इसमें इनकम कनाडा में हुई है, यानी अक्रू आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, इसमें सब कुछ आउटसाइड है, तो ये केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। अगर कोई बंदा रेजिडेंट या कहें ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित हो गया तो फिर ये टैक्सेबल, कनाडा वाली इनकम भी उसके लिए टैक्सेबल होगी। बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर, ए ऑप्शन हो गया। ऑप्शन देख लीजिएगा आप। एक इन्होंने नीचे फॉरेन इनकम के रिगार्डिंग रूल दिया है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। फॉरेन इनकम जो मतलब इंडिया के बाहर अक्रू हो, इंडिया के बाहर रिसीव हो, उसको मैं बोल रहा हूँ फॉरेन इनकम। आप समझिए कि फॉरेन इनकम रेजिडेंट बंदे के लिए टैक्सेबल होती है, क्योंकि रेजिडेंट बंदे के लिए तो ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन ये जो फॉरेन इनकम है ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो सकती है अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो या उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन इंडिया से साबित हो जाता हो, या कहें बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो, तो फिर ये नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल हो जाती। ठीक है सर, चलिए। सर एमसीक्यू में एक सलाह और भी रहेगी कि आप फुल क्वेश्चंस हर चैप्टर के कुछ एक फुल क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिएगा, तब फिर आप ये एमसीक्यू लगा पाएंगे। और आप, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाने हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में ही चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में एमसीक्यू दे दिए जाते हैं। एमसीक्यू से ये भी पता लग जाता है कि आपने कितना डिटेल में और कितना तरीके से पढ़ाई करी है, पर फिर भी आपको फुल क्वेश्चन आने चाहिए, देखना और करना आना चाहिए। सर डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 2018 ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। वेल 2018 में आप शायद ऑस्ट्रेलिया में होंगे, वहाँ पे आपको डिविडेंड मिला, एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से आपको डिविडेंड मिला। अब वो पैसा आप बैग में भर के इंडिया में लाए तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि उस पर टैक्स ऑलरेडी वहाँ पे लग चुका हो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले चुकी हो, और दूसरा अगर टैक्स तब नहीं भी लगा था तो ये जो कहें अमाउंट है जो अनटैक्सड है उस पर 2018 वाले रूलिंग से टैक्स लगेगा। हाल फिलहाल के लिए आप इसको बोलेंगे नॉट टैक्सेबल एट ऑल। अगर आप विदेश से पैसा कमा के लाते हैं तो उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा एक बार के लिए। तो चलिए, वेल अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह। देखिए, ऑप्शंस पढ़ने से पहले मेरा हमेशा मानना है पहले आपको क्वेश्चन समझ में आए कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्रीकल्चर इनकम में 3 रूल होते हैं। पहला कि इंडिया में होने वाली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, फॉरेन में होने वाली एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है। एक तीसरा स्पेशल रूल ये है कि एग्रीकल्चर इनकम को कभी कभी एडजस्ट किया जाता है, लेकिन वो यही पूछ रहा है कि किस किस केस में एडजस्ट किया जाता है। तो सर इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है, फर्म और कंपनीज में एग्रीगेशन नहीं होता। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यस, इन सब में सी आंसर आएगा। इसका डी आंसर नहीं है सर, सी आंसर है। अब बात सुनिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और जिस पर्सन के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, उस केस में एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, समायोजन होगा, उसे आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाएगा। ऐसा 4 केसेस में होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप एचयूएफ हैं, अगर आप एओपी या बीओआई हैं, या आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैं, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम का इंटीग्रेशन होगा। उस वजह से हो सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, बट इंटीग्रेशन होगा, एग्रीगेट इनकम निकाली जाएगी। चलिए सर, इसमें 2 कंडीशंस गिवन है, देख लेना आप इसको। वेल अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम। इसमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है? इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, income from poultry farming, rent received from the land used for movie shooting, rent received from land used for grazing of cattle required for agriculture activities. Well, अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनका दूध वगैरह बेचते हैं, उनका मटन वगैरह बेचते हैं, तो वो इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
अगर आपके खेतों में या फार्म हाउस में मूवी की शूटिंग हुई है तो वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपने खेतों में जानवरों को चराया, ऐसे जानवरों को आपने चराया या चराने दिया जो खेती में इस्तेमाल होते हैं, और उससे अगर आपने कुछ कमाया तो इसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। तो अगर आपने डायरेक्ट खेती की तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, या आपने खेती में यूज़ आने वाले जानवरों को चराने दिया उससे जो इनकम है तो वह भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो सर डी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ अ सिक्किमीज इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी इनकम सिक्किमी नागरिकों के लिए एग्जेम्प्ट है? तो सर सिक्किम के नागरिकों को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस गिवन है। ऑप्शन ए, ओनली इनकम बाय वे सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ओनली इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, ओनली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। वेल, सिक्किम राज्य के नागरिकों को जो उस राज्य में इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। वेल, लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमेशा मैं इस बात को दोहराता हूँ, क्वेश्चन आपको बस एरिया सजेस्ट करते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन सुना, चाहे आपको आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो अब आप सिक्किमी राज्य वाले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिए। मान लीजिए कोई 80D सेक्शन आया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया तो अब आप 80D सेक्शन पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने 1000 क्वेश्चन बनाने का सोचा है, तो वो 1000 क्वेश्चंस आपको एक 1000 एरियाज़ का आइडिया देंगे। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उस एरिया को कवर कर लीजिए। और इसीलिए कहते हैं कि मोर और मोर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का रियल पर्पस ये होता है कि आपका जो अनटच एरिया है, आपका जो एरिया जहाँ अभी तक आप नहीं गए हैं, वहाँ आपका ध्यान चला जाए, क्योंकि पेपर सेटर तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो पर्पज़ यही है। तो जब हम कहते हैं तैयारी कीजिए, तो मेन यही होता है कि आप पूरा होलिस्टिक कवर कर लें। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, the proportion of agriculture and business income in case of income derived from the sale of coffee grown and cured by the SSC of India। well, अगर कोई बंदा SSC भारत में कॉफ़ी उगाता है तो 75-25 रेशो होता है। 75% होता है एग्रीकल्चर इनकम और 25% होता है बिजनेस इनकम। ये प्रोपोर्शन होता है 75%, 25% इन केस ऑफ कॉफ़ी ग्रोइंग एंड क्योर। उसको ठीक करना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आता है, द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम इन केस ऑफ इनकम ड्राइड बाय द SSC फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ टी लीव्स। पिछली बार कॉफ़ी था इसकी जगह पे, अब की बार आप चाय पत्ती उगाएंगे, चाय पत्ती बनाएंगे। इसमें होता है सर 60-40। तो अब आप एक कहानी बना लीजिए कि कॉफ़ी वाले काम में एग्रीकल्चर पोर्शन ज़्यादा होता है, और ये जो टी लीव वाला बिज़नेस है, चाय की पत्तियों वाला, उसमें शायद एग्रीकल्चर पोर्शन कम होता है। 60%, 40% विल बी द रूल। ठीक है सर, अभी 10 क्वेश्चन और आने वाले हैं, उनको भी अपन देखेंगे। 131 केस कहता है, इन केस ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 61 ईयर्स, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड इफ हिज। कहता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी एज जो है वो 61 ईयर है, तो कब एग्रीकल्चर इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिना ऑप्शन पढ़े आपको आंसर बताता हूँ। अगर देखो एग्रीकल्चर इनकम 5000 क्रॉस नहीं करती, यानी 5000 तक है, तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। और अगर इस बंदे की इनकम 3 लाख के अंदर है, क्योंकि 61 ईयर है तो इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, अगर इसकी इनकम 3 लाख तक है तो भी एडजस्टमेंट या इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन ठीक है कि अगर ये बंदा 5,000 को क्रॉस नहीं करता, तो दूसरे में 2.5 लाख की लिमिट दी है जो गलत है, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम खुद 5,000 को क्रॉस ना करे, या ये बंदे की नॉर्मल इनकम 3 लाख को क्रॉस ना करे, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन कहता है, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज़ पास्ड बाय। वेल, हर साल बजट आता है, विद फाइनेंस बिल सामने लाया जाता है। ये फाइनेंस एक्ट कब बनता है, यानी फाइनेंस बिल 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 कब बनेगा?
वेल ऑप्शन है जब लोकसभा से पास हो जाए, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाए, जब लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाए और साइंड बाय प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी की ज़रूरत नहीं है, पर देख लेना चाहिए कि क्योंकि जब ये संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा और इस पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपने साइन कर देंगे, तब ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो सी इसका आंसर रहेगा सर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। The quantum of deduction available under section 10AA in respect of profits and gain derived by SEZ units from export of article is deduction 10AA SEZ units। तो सर जो सेज यूनिट्स होती हैं जो एक्सपोर्ट करने में लगी होती हैं वो टैक्स हेवन एंजॉय करती हैं, और वो टैक्स हेवन एंजॉय करती हैं सर 15 साल। 5 साल तक तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत है ही नहीं, अगले 5 साल उनको 50% टैक्स देने की ज़रूरत है, और उसके बाद 5 साल तक उनको कंडीशनल एक कंडीशन पूरी करने पर 50% टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे और 50% एग्जेम्पशन होगा। तो ऑप्शन कहता है ए कि उनको 10 साल तक वो एंजॉय करेंगे। ये कहना गलत है कि भाई पहले 10 साल तक वो 100% एंजॉय करेंगे, ए ऑप्शन गलत है सर। बी ऑप्शन में लिखा है पहले लगातार 5 साल के लिए 100%, अगले 10 साल के लिए 50%। ये वाला थोड़ा ठीक है, बी थोड़ा सा ठीक है। और डी देखिए आप सर, वहाँ पे लिखा है 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स फॉर फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड 50% फॉर नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड 50% फॉर नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स और सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो सर ये वाली कंडीशन है, जो आखिरी 5 साल हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट्स को रोकना पड़ेगा और एक सेज रिजर्व, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा अपने P&L के DR साइड में। ये कंडीशन पूरी करने पे आपके 50% अमाउंट एग्जेम्प्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 10AA का एग्जेम्पशन होता है, सेज यूनिट्स के लिए होता है, और 15 साल तक इंजॉय कर सकते हैं आप, टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट एग्जेम्प्टेड? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी? नॉट वर्ड आते ही क्वेश्चन ऑटोमेटिक टफ हो जाता है। कहता है तो पहले तो आप इसको क्वेश्चन को वैसे ही मेरिट पे सॉल्व कीजिए। शेयर इनकम ऑफ अ मेंबर फ्रॉम HUF। HUF से जो आपको हिस्सा मिलता है सर, HUF से जो आपको हिस्सा मिलता है सर वो एग्जेम्प्ट होता है। फर्म से जो आपको हिस्सा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, और फर्म के पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। तो ये सी आपका आंसर है सर, सी आपका आंसर है। पहली दोनों इनकम यानी जो HUF होता है उसमें जो मेंबर होता है, इंडिविजुअल मेंबर, उसको जो हिस्सा मिलता है अपने परिवार से, फैमिली एसेट्स का जो हिस्सा मिलता है सर वो एग्जेम्प्ट होता है। एक पार्टनर को अपनी फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन पार्टनर को जो सैलरी या इंटरेस्ट मिलता है सर वो टैक्सेबल नेचर का होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। चलिए सर, सी आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ सच लैंड इज सिचुएटेड इट। सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा तो क्या टफ तो है ही है। देखिए मैं आपको कहूँगा इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप अगली स्लाइड देख लीजिए और फिर आप इस पे आइएगा। वेल इसके आप ये वाले रूल्स देखिए। आप समझिए कि अगर कोई ज़मीन है, ठीक है सर, अगर कोई ज़मीन है और 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर का दायरा है, अगर 2 किलोमीटर के दायरे में आबादी है और 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, या 6 किलोमीटर के अंदर कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन है और उसके 6 किलोमीटर के एरिया में अच्छी आबादी है, या कोई ज़मीन है उसके 8 किलोमीटर के अंदर अगर अच्छी आबादी है, मेरा कहने का मतलब है अगर अच्छी आबादी है तो वो कैपिटल असेट होगी। कैपिटल असेट होगी तो फिर उससे एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। और अगर वो कैपिटल असेट्स नहीं है तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम होगी।
मतलब ये रूल आपका कैपिटल असेट्स के अंदर भी काम आएगा। आप ये एरियाज अच्छे से याद कर लीजिए और आप ये याद कर लीजिए कि इन बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ज़मीन है तो दैट इज़ अर्बन लैंड, और अगर वो अर्बन लैंड है तो फिर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो फिर उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब आप एक बार ऑप्शन देखिए सर, अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं, ये वाले जो बी ऑप्शन है, उसमें आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर दूर है और आबादी भी अच्छी है, तो सर ये आपकी कैपिटल असेट है। ठीक है। अगर आप सी देखें तो उसमें भी 2 किलोमीटर दूर ज़मीन है और अच्छी आबादी है, तो ये भी कैपिटल असेट है। या थोड़ी ज़मीन दूर है लेकिन वहाँ पे भी आबादी बहुत अच्छी है, आबादी 10 लाख को क्रॉस कर रही है, तो ये भी कैपिटल एसेट है। ये तीनों कैपिटल एसेट्स हैं। आप फर्स्ट वाले मामले में पाएंगे कि ज़मीन दूर है, ज़मीन दूर है, आबादी कम है, ज़मीन दूर है 3 किलोमीटर है, आबादी भी कम है, तो मतलब इसको अपन बोलते हैं रिमोट एरिया। तो अगर आपकी ज़मीन रिमोट एरिया में है तो फिर वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो फिर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन, होप मैं थोड़ा बहुत समझा पाया आपको। चलिए देखेंगे अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आसान आसान क्वेश्चन है। द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010 इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी फॉर एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज 20 लाख। वेल, हमें पता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो जिस संस्था में उसने इतने साल काम किया वो उसे ग्रेचुटीशियसली मतलब दया खाकर एक अच्छा खासा अमाउंट देती है, और जो एक तरह से रिटर्न गिफ्ट, मान लीजिए एक तरह से रिटर्न गिफ्ट देती है। तो मान लीजिए किसी को 25 लाख मिले तो क्या होगा, 20 लाख तक टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के 5 लाख पे टैक्सेबिलिटी निकल जाएगी। जो स्टार्टिंग के 20 लाख हैं उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसको एग्जेम्पशन लिमिट बोलेंगे। तो ग्रेचुटी के लिए एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख है सर। ठीक है सर। Gratuity is given by the employer to his or her employee for the services rendered by him or her during the period of employment. It is usually paid at the time of retirement but can be paid earlier provided certain conditions are met. Generally ये retirement पे दी जाती है, पर कुछ cases में retirement से पहले भी दी जा सकती है। A person is eligible to receive gratuity only if he has completed minimum 5 years of service within organization. However, it can be paid before the completion of 5 years at the death of employee or he has become disabled due to accident or disease. वैसे ही कहते हैं कि प्राइमा फेसी रूल ये है कि 5 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी तब आप ग्रेचुटी के हकदार होंगे, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि डेथ या डिसेबिलिटी के केस में 5 साल वाली लिमिट ज़रूरत नहीं है, तब हो सकता है कम सर्विस करने पे भी आपको ग्रेचुटी मिल जाए। ठीक है सर। कोशिश कीजिएगा कि रूल के साथ रूल्स याद कर लीजिएगा। ये मैं बार बार कहता ही हूँ। द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वेल, अगर कोई बंदा VRS लेता है तो 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। अगर कोई बंदा VRS लेगा तो 5 लाख से ऊपर वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा, 5 लाख तक का हिस्सा टैक्सेबल नहीं होगा। कहता है VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वेयर बाय एन एम्प्लॉई इज ऑफर्ड टू वॉलंटरी रिटायर फ्रॉम सर्विस बिफोर द रिटायरमेंट डेट। द स्कीम अलाउज कॉम्पनसेशन टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज। इट कैन बी implemented by both the public and private sectors. VRS is also known as Golden Handshake Scheme. VRS applies to the employees who have completed 10 years of service and are above the age of 40 years. ठीक है सर। इसमें 3-4 पॉइंट है समझने के लिए। VRS का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसका मकसद होता है अपनी जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कम करना, और पब्लिक सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। इस स्कीम में उसको बड़े प्यार से विदाई दी जाती है, तो इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी कहते हैं। हम भी निकालना चाहते हैं, वो भी मान लीजिए निकलना चाहता है, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छा तगड़ा पैसा देते हैं। और VRS स्कीम कहता है उनके लिए होती है जो 10 साल सर्विस पूरी कर चुके हैं और जिन्होंने कम से कम 40 साल की एज अटेंड कर ली है। और एक दो बात और भी लिखता है, प्रोबेबल रीज़न ये इसलिए होता है, मान लीजिए बिज़नेस के अंदर रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या टेक ओवर या मर्जर हो रहे हैं,
तो इन सब केसेस में हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं, तो हम उनको प्यार से विदा कर देते हैं VRS स्कीम देकर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनिरुद्ध स्टे इन न्यू दिल्ली, हिज बेसिक सैलरी इज 10,000 पर मंथ, DA is rupees 6,000 per month, HRA is 5,000 per month, and he is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. Aniruddha pays a rent of 5,500 per annum. The turnover achieved by him during the current year is 12 lakh. The amount of HRA exempt under section 1013A. कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब कोशिश ये कीजिए कि जैसे ही क्वेश्चन आया तो आप इसको सोचिए कि HRA कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो सर एग्जेम्प्ट में 3 रूल होते हैं। एक रूल अभी नीचे वैसे लिखा आ जाएगा, नीचे एक रूल तो होता है कि जितना रिसीव्ड हुआ वो सारा एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा रूल होता है कि जैसे ये बंदा दिल्ली में है तो इसकी जो सैलरी है उसका 50% देखा जाएगा। और तीसरा देखा जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसने कितना रेंट पे किया, और रेंट पे में से जो इसका रेंट पेमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो दीज आर द 3 रूल्स। HRA कितना एग्जेम्प्ट होगा, मैं इसका आंसर अभी आपको नीचे बता देता हूँ। पहले देखिए, इसका अगर रिसीव्ड HRA देखें तो इसको मिलता है 5,000 रुपये महीना, यानी 60,000। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज कि इसका 60,000 एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड है 50% ऑफ सैलरी, तो अब आप इसकी सैलरी निकालोगे तो इसकी आप बेसिक सैलरी लोगे पूरी, DA जितना बनेगा उसका आप लोगे 60%। जैसे इसका DA वैसे है 6,000 रुपये महीना, 72,000, लेकिन आप 72,000 का 60% लेंगे। और इसके अलावा इसको जो कमीशन मिलता है टर्नओवर का 1% वो लेंगे, यानी आप इसकी बेसिक सैलरी लेंगे, इसका जो DA है उसका 60% लेंगे, इसका सेलिंग कमीशन लेंगे, और उस सब का आप वो सब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 175,200। उसका 50% लेंगे, 50% ऑफ द सैलरी। एंड थर्ड ऑप्शन में जितना इसने रेंट पे किया उसमें से आप सैलरी का 10% माइनस करेंगे। B ऑप्शन में तो आप सैलरी का 50% डायरेक्ट निकालते हैं, C ऑप्शन में सैलरी का 10% निकाल के आप उसे माइनस करते हैं। उसके बाद आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आएगा 48,480। इतना अमाउंट इसका एग्जेम्प्ट होगा। मकसद ये है, देखिए सर आप कहेंगे प्रैक्टिकल आएंगे क्या, आ सकते हैं। अगर 20 का क्वेश्चन बैंक है तो एक तो आ ही सकता है। मकसद ये है सर कि आपको HRA एग्जामिनेशन का रूल एकदम से याद है। मुझे तो बाकायदा मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तब उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ आप HRA एग्जामिनेशन कैसे निकालेंगे। तो कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आपको तैयार होना होता है। चलिए आगे है सर, W here there is a decision to increase the DA in March 2020 with the retrospective effect from April 18 and the increased DA is received in April 20. The increase is taxable। तो काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है। मार्च 20 में डिसीजन हुआ, मार्च 20 में डिसीजन हुआ कि आपका DA यहाँ से बढ़ाया जाएगा, यानी 18-19 का DA मिलेगा, 19-20 का DA मिलेगा। ये डिसीजन मार्च 20 में हुआ और DA आपको अप्रैल 20 में मिला। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो DA है 18-19 का, उसका जो डिसीजन हुआ वो हुआ 19-20 में, और जो रिसीव हुआ सर वो हुआ 20-21 में। तो सर इसका टैक्सेबिलिटी होगा प्रीवियस ईयर 19-20 में, क्योंकि सैलरी के साथ रिसीव और अक्रू का रूल चलता है, रिसीव और अक्रू विच एवर इज अर्लियर। तो 19-20 में डिसाइड हो गया था। तो सर ये जो भले आपको 20-21 में मिला पर ये प्रीवियस ईयर 19-20 में टैक्सेबल होगा, इन द प्रीवियस ईयर 19-20 में टैक्सेबल होगा। टफ क्वेश्चन था। चलिए आप कह सकते हैं कि सर आपने को तो क्वेश्चन आपने सेट किए हैं, आपको पहले ही पता है। बिल्कुल डेफिनेट ये मुझे फ़ायदा है, लेकिन मैंने भी कभी एग्ज़ाम दिए थे और तब मुझे भी नहीं पता होता था। तो आप अभी उस स्टेज पे हैं, आप सुन रहे हैं वीडियो, और अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो आप सुन रहे हैं, और आप भी ऐसे वीडियो और बनाएं। इसके लिए आपको कुछ डिग्रीज़ हासिल करनी होंगी, कुछ पोस्ट हासिल करनी होंगी, तो इसीलिए टाइम सबका आता है, आपका भी आएगा। आप भी पढ़ाई अच्छी कीजिए, अपनी नॉलेज एग्जिबिट कीजिए, ठीक है सर। तो अभी पहले हाल फिलहाल अभी आप एक कैंडिडेट हैं उसकी तरह सोच के इन क्वेश्चनों को लगाइए। राजेश इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन विच इज़ ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर XY प्राइवेट लिमिटेड।
इन न्यू दिल्ली द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन द हैंड ऑफ राजेश। अब एकदम से क्वेश्चन क्या आया कि राजेश है, वो एक कंपनी में नौकरी करता है, कंपनी ने उसको मकान दे रखा है, दिल्ली में मकान दे रखा है, तो इसमें टैक्सेबिलिटी कितनी होगी? सर इसमें टैक्सेबिलिटी होगी 15% ऑफ सैलरी। सर ये वाला ऑप्शन। सर इसमें 3 रूल होते हैं, 7.5%, 10% और 15%। अगर आबादी तगड़ी होती है, आबादी बहुत ज़्यादा होती है, 25 लाख से ज़्यादा होती है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, बड़ा शहर है, महंगा शहर है, तो वहाँ सैलरी का 15% को फैसिलिटी माना जाता है। मेरे हिसाब से आंसर बी है सर। और एक टेबल देख लीजिए आप। देखिए सर, अगर सबसे छोटा शहर देखें, छोटा शहर जिसकी आबादी 10 लाख भी ना हो, तो 7.5% ऑफ सैलरी माना जाता है। बीच का शहर हो तो 10% ऑफ सैलरी लिया जाता है, और 25 लाख से बड़ा शहर हो जैसे दिल्ली है, वहाँ तो करोड़ों में पॉपुलेशन होगी, तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। हालांकि इस अमाउंट में रिड्यूस कर दिया जाता है, जितना रेंट हम उससे रिकवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ रिकवरी का कोई जिक्र नहीं किया था। तो बात क्या है कि आपको मौके पे चीज़ याद आए। पर्पज़ ये है कि पॉइंट आया तो पॉइंट आपको मौके पे याद आए, यही तो बात है। चाहता तो मैं ऐसे वीडियो भी बना सकता था जिसमें सारे क्वेश्चन पहले सैलरी के दे देता, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल वाला माइंडसेट क्रिएट कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में भी तो कहीं से भी उठ के आ जाता है, कुछ भी उठा के पूछ लेगा, तो आपको उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। तो अपनी ब्रेन को ऐसी आदत दीजिए, पढ़ाई आप वैसे भी कर लो, चैप्टर वाइज भी पढ़ाई कर लो, लेकिन एंड में ऐसे क्वेश्चन बैंक लगाने ही चाहिए जो मिक्स क्वेश्चन बैंक हो, ताकि क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी उठ के आ रहा है और आप उसके लिए तैयार हो रहे हो, तो आपको फिर आपका न्यूरो सेंस उस तरह का बन जाएगा, आपका ब्रेन उस तरह से काम करेगा। होप आप इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए एक और क्वेश्चन भी है। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमिन फॉर, ओहो अचानक क्वेश्चन आ गया। रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाता है प्रीवियस ईयर के लिए। सर प्रीवियस ईयर के लिए मतलब जब आप ये तय करते हैं कि ये बंदा रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो ये आप प्रीवियस ईयर के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि टैक्सेबिलिटी या कहें असेसमेंट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में वो कौन था, क्योंकि हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, सबसे पहले यही चेक होता है, फिर ये तय होता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्स फ्री होगी। चलिए सर, हो गया है। थैंक यू।